जब आपने स्टार्ट किया तो आप कैसे देखते हैं हिंदी पत्रकारिता को? मेरे जनरेशन के जो जर्नलिस्ट हैं उस दौर में जबकि एसटीडी नहीं हुआ करता था, फैक्स नहीं आया था, जीरोक्स नहीं आया था, कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं थे, हम जो न्यूज़ फाइल करते थे वो टेलीग्राम से करते थे। आपके हिसाब से आज की ज़रूरत क्या होनी चाहिए, स्पीड या फिर एक्यूरेसी? देखिए, एक्यूरेसी भी तो जर्नलिज्म के बेसिक एथिक्स का हिस्सा है। हाँ। उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। किसी ने कह दिया कि भाई कौवा कान ले गया तो लोग कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई रुक के अपना कान तो देख लो यार है। तो ये जो दौर हो गया कि कौवे के पीछे दौड़ना। हालांकि कंपटीशन सर पहले भी था, मैं तो मानता हूँ आज भी है। तो आपको आज कैसा लगता है? तनख्वाहें भी कम थी, तनख्वाहें भी कम थी, पैसे नहीं रहते थे। हाँ। उस वक्त में तो आपको जो है कहीं अगर किसी के घर पे पानी मिल जाए, कहीं दुकान पे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। क्या कोई स्टोरी आपके दिमाग में आज भी जकड़ अपनी बनाए बैठी हुई है? कोई रील देख ली, आपने सोचा कि यार सही है, अब उसके बेसिस के ऊपर आप चले गए करने के लिए, पता चला कि ऐसा तो कोई मामला ही नहीं था। मिस इन्फॉर्मेशन का लेवल बदल गया है, लेकिन है तो वो तब भी था, वो आज भी है, वो हमेशा रहेगा। नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं द वीर भारत पॉडकास्ट सीरीज को। दोस्तों, इस समय मौजूद हैं भारत भवन की इस पावन भूमि पे, जहां पर आयोजन किया जा रहा है उद्यंत मार्तंड कार्यक्रम का, जिसको आयोजन करवा रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और वीर भारत न्यास मध्य प्रदेश शासन की तरफ से। दोस्तों, इस पॉडकास्ट सीरीज में हम आपको मीडिया जगत के उन तमाम ऐतिहासिक और उन बड़े नामों से मिलवा रहे हैं जिनकी स्टोरीज़ हमें सुनना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा जो स्टोरीज़ की गई हैं वो ऑलरेडी हम रेडियो पे, टेलीविज़न पे, डिजिटली देखते आ रहे हैं। पर अब मौका है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता के 200 साल का, तो उन सभी लोगों से हम मिलते हैं जो इस पूरी मुहिम को चला रहे हैं, जो मीडिया के इस पूरे आयाम में काम कर रहे हैं। तो इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास गेस्ट, जिन्हें किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। चाहे टेलीग्राफ की बात करें तो बीबीसी की बात करें, चाहे बीबीसी रेडियोज़ की बात करें, सर को 35 से 40 सालों का एक्सपीरियंस अभी तक है। हम बात कर रहे हैं हमारे खास मेहमान, हमारे खास गेस्ट सलमान रावी साहब की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीर भारत पॉडकास्ट सीरीज़ में। पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा आपका महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। सर, पहले कैसे हैं आप और कैसा फील कर रहे हैं इस कार्यक्रम में? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छा लग रहा है। और हमेशा जो स्टूडेंट्स हैं, जो जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, उनके साथ वक्त बिताना, उनकी बातें सुनना, ये हमारे लिए एक लर्निंग प्रोसेस है। वो इसलिए क्योंकि हम एक गुमान में रहते हैं कि साहब हम तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट बन गए हैं, 40 साल करके है, लेकिन हम हकीकतों से बहुत दूर रहते हैं। वो आपके पास है। आप जिस नज़रिए से ज़माने को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स, जो नए जर्नलिस्ट हैं, वो क्या सोचते हैं, वो किस चश्मे से देख रहे हैं चीज़ों को। हमारा तो पुराना तरीका है सोचने का, पुराना ढर्रा है, लेकिन आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ और जितने संसाधन अभी अवेलेबल हैं उसके उस चश्मे के साथ आप जो है स्टोरीज़ को देखते हैं, आपका अप्रोच है, तो आपसे सीखने का मुझे बहुत बड़ा मौका रहता है हमेशा। सर, ये कहना गलत नहीं होगा सर, इतना लंबा एक्सपीरियंस आपके पास में है। अभी तक तो सर मैं मानता हूँ कि सर आपको थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट नेचर आपके अंदर रखना था, पर सर इतना सरल स्वभाव। और मैं तो सर आपको एज एन मतलब अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, बॉलीवुड में जैसे आमिर खान साहब जैसा सोचते हैं, वहीं पर अगर हम मीडिया इंडस्ट्री की बात करें तो वो जो आपका एक सोचने का तरीका है, एक सरल स्वभाव है, एक नरमता है, तो कैसे आप उसको संजोए रखे हुए हैं सर? क्या उसके पीछे कारण है? देखिए, क्या है कि ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ख़ास ऐसा बनाया है। हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, और हम जिस सोसाइटी के बीच में काम करते हैं, जिन लोगों के लिए काम करते हैं, चाहे आप हों, अब आप मैदान में जब उतरेंगे, आप उतर ही चुके हैं, तो आप भी वही करेंगे, क्योंकि हम एक समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, समाज की बात करते हैं। कॉमन मैन, कॉमन मेरा आप देखिए कि सोशल मीडिया तो मैंने यही लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा कि मैंने स्मॉल टाइम जर्नलिस्ट, मैं छोटा सा जर्नलिस्ट, और कॉमन मैन जो कॉमन लोगों के लिए काम करता है। मैं भी कतार में लगकर, लाइन में लगकर करता हूँ, कभी भी लाइन को जो है आगे बढ़कर जाता नहीं। तो ये क्या है कि हम चूँकि कॉमन लोगों के साथ हैं, कॉमन लोगों के साथ चाय की पटरी पर बैठ के चाय पीते हैं, हम बहुत बड़े मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि वी हैव नेवर बीन बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो एक चांदी के चम्मच के साथ तो पैदा नहीं हुए। इसी समाज में संघर्ष किया, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी, कि जर्नलिज्म में अपना मकाम भी बनाया जाए बाकी लोगों की तरह। तो उस प्रोसेस में क्या है कि अब ऐठन रख के आदमी करेगा क्या? और सबसे बड़ी बात है, ये तो चूँकि बहुत फिलोसफिकल हो जाएगा, लेकिन देखिए ज़िंदगी की हकीकत जो है, जो भी इंसान ने जन्म लिया है तो वो एक ना एक दिन मरेगा। तो वो घमंड करके, वो अकड़ रख कर, वो क्या ही होगा, जिसको जाना ही है एक दिन। तो जितना वक्त है तो वो लोगों के साथ है, नॉर्मल तरीके से बिताया जाए तो वो मज़ा भी आता है उसमें। साहब, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ भारत भवन में बैठकर 200 साल जो हिंदी पत्रकारिता का इतिहास रहा है, और आज जो स्थिति है हिंदी पत्रकारिता की, कहाँ से शुरू हुआ था। 1826 में जब पहला हिंदी अखबार सर कलकत्ता से प्रकाशित होता है, उद्यंत मार्तंड, तो सर
क्या सिनेरियो है सर, और आप जब आपने स्टार्ट किया तो आप कैसे देखते हैं हिंदी पत्रकारिता को स्पेशली? देखिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है कि मेरे जनरेशन के जो जर्नलिस्ट हैं, हाँ, जिन्होंने मेरे साथ करियर शुरू किया, हाँ, और उसी दौरान थोड़ा सा आगे पीछे मेरे से 4-5 साल सीनियर्स जो रहे होंगे, हाँ, तो हम लोगों ने बड़े क्रूशियल दौर में शुरू किया था। उस दौर में जबकि STD नहीं हुआ करता था, और लाइन में लगकर जो है ट्रंक कॉल से कॉल की जाती थी, और मोबाइल पता भी नहीं था कि कभी ऐसा भी दौर आएगा कि हाथ में आदमी के फ़ोन होगा। फैक्स नहीं आया था, ज़ीरोक्स नहीं आया था, कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं थे। अगर मान लीजिए कि आप किसी ज़िला मुख्यालय में पोस्टेड हैं या आप किसी स्टेट कैपिटल में पोस्टेड हैं, लेकिन ख़बरें अगर ग्रामीण इलाकों से या कस्बों से, उनको काफ़ी वक्त लगता था पहुंचने का, क्योंकि कोई संसाधन नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, एकमात्र सोर्स था रेडियो का, तो वो भी 2-3 बुलेटिन ही आते थे, सुबह में एक या शाम में एक। तो वो जो दौर था वो बड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि आपको कोई खबर को कंफर्म करना है, आप कैसे करेंगे? फोन है नहीं, और उस जगह पे जाना संसाधन नहीं है, क्योंकि आज तो गाड़ियां हैं, आज इतने SUVs हैं, आज एयर कंडीशन गाड़ियां हैं। उस टाइम में खटारा गाड़ियां भी हुआ करती थी, लेकिन जर्नलिस्ट लोगों को वो बुक करने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि हमारा एंटाइटलमेंट नहीं था। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ता था, या तो ट्रेन से जाइए या फिर बस, जो कभी इक्का दुक्का बसें चलती थी, तो कभी छत के ऊपर बैठ के आपको सफर करना पड़ता था, कभी खड़े खड़े सफर करना पड़ता था लंबी जर्नी में। तो वो वाला दौर था, बड़ा चुनौतीपूर्ण था। हम जो न्यूज़ फाइल करते थे वो टेलीग्राम से करते थे, और टेलीग्राम से फाइल करने के लिए जो टेलीग्राम ऑपरेटर हुआ करता था उसको गुड ह्यूमर में रखना पड़ता था, उसको चाय पिलाकर नाश्ता करा के कि साहब अचानक कोई खबर आई तो भेजने के लिए उसको, अब वो अगर नहीं करेगा तो फिर जाएगी कैसे? तो टेलीग्राफिक कोड से जाया करती थी। बहुत बाद में वो आया टेलेक्स, वो एक रिबन लगता था, कट 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 पट पट, वो न्यूज रूम्स की जो आवाजें हुआ करती थी उस टाइम में, जब टेलीप्रिंटर्स लगते थे, तो वो टेलीप्रिंटर का दौर काफी बाद में आया। सर क्या याद आती है उस समय की? आप बिल्कुल याद आती है। आज तो दौर है, आप देखिए सर, आज डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया है। एक क्वेश्चन और उसमें बीच में आता है कि स्पीड या फिर एक्यूरेसी, खैर उस पर हम बात करते हैं सर। पर आज तो सर इतने संसाधन है कि आप घर बैठ के जो चीज़ें शायद आपने सोची होगी, यार इतना अगर मुझे संसाधन मिल जाए, वो अगर आज आपके पास में है सर, तो फिर आज क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग सर एज एन स्टूडेंट यही सोचते हैं कि हम अपने आप को प्रिविलेज मानते हैं। हालांकि कंपटीशन सर पहले भी था, मैं तो मानता हूँ आज भी है, पर हमारे पास संसाधन है जो आपके पास नहीं थे, चैलेंजेस इतने थे। तो आपको आज कैसा लगता है सर? तनख्वाहें भी कम थी, पैसे नहीं रहते थे, हाँ। चने फाँक कर भूखे रहकर। अभी तो बॉटल्ड वाटर मिलती है, हाँ। कि आप एक जो है जाके आपने 1 लीटर का पानी ले लिया। उस वक्त में तो आपको जो है कहीं अगर किसी के घर पे पानी मिल जाए, कहीं दुकान पे मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात होती थी। और ऐसे ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे दूर दूर तक जो है पीने के पानी का कुछ वो नहीं था, क्योंकि आपके पास वो इस तरह की बोतल थी नहीं कि आप लेकर सफर करते। सुराहियां हुआ करती थी उस जमाने में, लोग ट्रेन में भी सफर करते थे, सुराही लेकर सफर करते थे मिट्टी की। सर एक कोई स्टोरी आपके मन में है कि आज भी आप सोते समय उसको याद करके मुस्कुरा दिया करते हैं? चैलेंजेस होंगे, खतरा होगा, अच्छी हुई होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, क्या कोई स्टोरी आपके दिमाग में आज भी जकड़ अपनी बनाए बैठी हुई है? देखिए क्या है ना कि 2-3 चीज़ें हैं जिस पर काफ़ी हंसी आती है। हाँ। वो ये है कि आज लोग कहते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है, और अब क्या है कि मोबाइल पे कोई रील बना रहा है तो कोई रील देख रहा है, तो स्क्रिप्टेड वीडियोज़ आ रहे हैं। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन का ज़माना उस वक्त भी था जब ये सब कुछ नहीं था। तो ऐसा होता था कि अगर मान लीजिए कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मेरी पोस्टिंग थी, और बड़े अखबार के लिए मैं काम करता था उस वक्त, नेशनल न्यूज़पेपर के लिए, तो वो खबरें आती थी। अब आप कंफर्म कैसे करेंगे? क्योंकि कंफर्म करने के लिए ना वहाँ फ़ोन है, ना वहाँ मोबाइल है, बिजली रहती नहीं थी, संसाधन है नहीं, तो आपको वो पूरा रास्ता तय करके जाना पड़ता था। तो अब ऐसा हो जाता है कि आपके पास खबर आई कि साहब बहुत बड़ा एक कोई इंसिडेंट हो गया है। हाँ। तो उसकी चर्चा होने लगी ज़िला मुख्यालय पर। SP के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं, वायरलेस भी उतने काम नहीं करते थे उस समय, बहुत रह कर जो है कभी खबर आती थी। तो अब वो एक ही तरीका था कि वहाँ जाकर ही कंफर्म कर सकते थे, और दूसरा कोई संसाधन नहीं था। तो अब वो सफ़र तय करने के बाद जो है काफ़ी रात में एक जगह रुकना पड़ा, फिर अगले दिन जो है फिर गाड़ी पकड़ करके फिर वहाँ पहुँचे, और पता चला कि वो फेक न्यूज़ निकली। तो वो अप्रैल फूल टाइप का हो गया। तो वो जो है वो अप्रैल फूल हमारा तब भी होता था, और आज का भी वही हाल है। हाँ। कि आपने मोबाइल पे देख लिया, कोई रील देख ली, आपने सोचा कि यह सही है, अब उसके बेसिस के ऊपर आप चले गए करने के लिए, पता चला कि ऐसा तो कोई मामला ही नहीं था। तो ये वो दौर भी था, वहाँ भी मिस इन्फॉर्मेशन का जो है वो था दौर। अब जो है चूंकि टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से मिस इन्फॉर्मेशन का लेवल बदल गया है, लेकिन है तो वो तब भी था, वो आज भी है, वो हमेशा रहेगा। सर तो फिर आज तब स्पीड नहीं थी सर, पर आज स्पीड है,
कंटेंट कुछ भी हो सर, अगर खबरें 5 मिनट में हमारे फ़ोन पे पहुंच जाती हैं, तो आपके हिसाब से आज की ज़रूरत क्या होनी चाहिए, स्पीड या फिर एक्यूरेसी? नहीं, देखिए एक्यूरेसी पे तो जर्नलिज्म के बेसिक एथिक्स का हिस्सा है। हाँ हाँ उस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। हाँ हाँ अब ये तब भी कहावत थी, ये आज भी बिल्कुल उतनी ही रेलेवेंट है कि भाई कौवा कान ले गया। हाँ अब कौवा कान ले गया तो पहले आप तो अपना कान देखेंगे ना कि है या नहीं, या कौवे के पीछे दौड़ जाएंगे। तो अब जो दौर ये है कि किसी ने कह दिया कि भाई कौवा कान ले गया, तो लोग कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई रुक के अपना कान तो देख लो यार है। तो ये जो दौर हो गया कि कौवे के पीछे दौड़ना, तो ये एक्यूरेसी जो है ये बेसिक फंडामेंटल है जर्नलिज्म का, और ख़ास तौर से सेंसिटिव, क्योंकि यहाँ पर एक कंपोजिट सोसाइटी है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। वैसे समय में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक भूमिका होती है जर्नलिस्ट की कि कोई खबर आई तो बजाय उसके कौवे के पीछे दौड़ने के, मतलब गो बाय द इंफॉर्मेशन, अचानक से आई और सब अभी क्या है कि ब्रेकिंग न्यूज़ सिनेरियो है कि किसने सबसे पहले डाल दिया, अभी उसकी भी होड़ है, कंपटीशन है कि मैंने सबसे पहले लगाया दिया। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि हाफ बेक्ड, अनकन्फर्म्ड, किसी ने व्हाट्सएप पे कुछ फॉरवर्ड कर दिया। अभी फैमिली ग्रुप्स के व्हाट्सएप भी बहुत सारे हैं, कोई दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई इधर है, कोई स्कूल मेट्स के हैं, कोई कॉलेज फ्रेंड्स के हैं। अब उस व्हाट्सएप ग्रुप से कोई आ गया, या जर्नलिस्ट के ही हैं, मिस इन्फॉर्मेशन आ गई। अब एज ए जर्नलिस्ट मेरा पहला जो कर्तव्य, मेरी पहली ड्यूटी है कि आई शुड टेक अ स्टेप बैक, एक कदम पीछे हटूंगा, कि सोचूंगा कि भाई ये ऐसा है तो इससे मुझे कितने सोर्सेस से इसको कंफर्म करना चाहिए, कौन लोग हैं जो इसके बारे में सही बता सकते हैं। तो ये जो है आज की तारीख में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि उस ज़माने में उतने संसाधन नहीं थे। आज ये हमारे हाथ में है कि मेरी एक रिपोर्ट इमीडिएटली 1 मिनट के अंदर वो अफ्रीका में बैठे हुए आदमी तक पहुंच जाएगी, यूएस में बैठे हुए जो है किसी सिटीजन वहाँ के, उसके पास पहुंच जाएगी। टेल अवीव में अगर कुछ हो रहा है तो मैं यहाँ पे भोपाल में बैठा हुआ हूँ, 1-2 मिनट के अंदर मेरे मोबाइल में वो आ जाएगा। तो ऐसे दौर में मुझे बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम करना है एज अ जर्नलिस्ट, ताकि मेरे कलम से, मेरे मोबाइल से, मेरे टाइपराइटर से, मेरे कीबोर्ड से कहीं मिस इन्फॉर्मेशन फीड ना हो जाए। क्योंकि कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मेरी आत्मा तो मुझे उसको हमेशा टोकती रहेगी, कचोटती रहेगी, वो मुझे पॉइंट आउट कराएगी, देखो तुमने ये गलत किया, तुमने ये मिस इन्फॉर्मेशन पेडल की। तो हम आंसरेबल किसको हैं? लोग कहते हैं कि हम सबको जनता के लिए आंसरेबल, सोचे नहीं, सबसे पहले हम आप खुद के लिए आंसरेबल हैं। मेरा कॉन्शियंस जो है वो मेरा सबसे बेहतरीन जज है। सर, क्योंकि समय का अभाव है, आपने बेशक बहुत सारी बातें हमें बताई हैं। सर, मैं 2 वन वर्ड आंसर आपसे चाहूँगा। सर, मैंने सुना है कि अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करना एक जर्नलिस्ट के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 1 वर्ड में आप उसको, या फिर 1 लाइन में आप उसको कैसे बताएंगे? होल्डिंग पावर टू अकाउंट, ये चीज़ मिस हो गई है आज के दौर में। आई एम वेरी सॉरी टू से कि जिस तरह की होड़ मची हुई है जर्नलिज्म में, उसमें क्या हो रहा है कि एक तो तनख्वाहें कम होती जा रही हैं, संसाधन कम होते जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ सिकुड़ती जा रही हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी तो बढ़ रही हैं, आप समय के हिसाब से देखें तो, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप डाल सकते हैं, आप राइटर बन सकते हैं, बीट पकड़ सकते हैं, वो सब है, लेकिन आपको उसके सैलरी कहाँ से आएगी? मैं अगर आज मैं चाहूँगा कि मैं अपना कुछ एक यूट्यूब का चैनल शुरू करूँ, मुझे कौन स्पॉन्सर करेगा? मेरे पास तो कोई ख़जाना नहीं है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब मतलब हु इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर थिंग्स? तो इसलिए जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है, क्योंकि समय के अभाव को देखते हुए, आपके लिए सर जर्नलिज्म है क्या? एक शब्द में अगर हम आपसे पूछे, जर्नलिज्म आपके लिए क्या समझते हैं? मेरा ऐसा थोड़ा सा मानना, सर शायद मैं गलत ना हो, मैं मानता हूँ कि जर्नलिज्म मतलब हो सकता है कि पब्लिक फेथ या फिर इंटरेस्ट में जो खबरें हों उसको आप ऑनेस्टी से पेश करते हैं। तो वो अब तो अफसोस ये है कि जर्नलिज्म जो है वो अब एक नौकरी हो गई है। वो जो पैशन, उस पैशन के साथ जो मेरा दौर था जब हमने शुरू किया था, तब लोग सिविल सर्विसेज से रिज़ाइन करके जर्नलिस्ट बन रहे थे। आज ये हालत हो गई है कि जर्नलिस्ट के लिए खुद की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। हायर एंड फायर का जो दौर है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर जो है जा रहे हैं जर्नलिस्ट, 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा या नहीं रिन्यू होगा। तो ये जो एक इतना लंबा सफ़र तय करके आने के बाद अब जर्नलिज्म में क्या है कि जर्नलिस्ट को सिर्फ अखबारों के और न्यूज़ एजेंसीज़ के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अपना एंटरप्राइजिंग कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि खुद भी एंगेज हों और कम से कम 5 लोगों को और एंगेज करें अपने साथ, क्योंकि अब उस दौर में हम आ गए। एक चैलेंजिंग दौर है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाएगी। तो अभी वक्त है, जब 22 साल के 24 साल के बच्चे हैं जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनके पास अभी वक्त है एक्सपेरिमेंट करने का, अभी वक्त है रिस्क उठाने का, अभी वक्त है एडवेंचर करने का।
लेकिन बाद में जाकर 40 साल की उम्र में नहीं कर पाएंगे। बेशक सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे सुनकर, आपसे मिलकर सर। हम एज एन स्टूडेंट सर आपको देखते रहते हैं, आपके स्टोरी सुनते रहते हैं, और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आपके समक्ष बैठकर इतनी बातचीत चर्चा हमें करने को भी मिली आपसे। और क्योंकि समय का अभाव देखते हुए सर इस चर्चा को हम आगे भी और बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आज का जो माहौल आ गया है रील्स का, जो चैलेंज जर्नलिस्ट के सामने, वो बिल्कुल कुछ इस तरह से शायर ने कहा है कि कागज़ में दब के मर गए कीड़े किताब के, दीवाना बिन पढ़े लिखे मशहूर हो गया। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वीर भारत पॉडकास्ट ये सीरीज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है, आभार करती है सर। धन्यवाद।